नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था आज करना सीबीएसई क्लास 12 जो भी आपका 2024 में हिंदी का बोर्ड पेपर हुआ है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से फर्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर लिया था। उसके सारी आंसर की बहुत ही अच्छे से डिस्कस की थी। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उनकी आंसर की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो पद्यांश दिया हुआ है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके ऊपर जो इसके आधारित दिए गए प्रश्न है उसके आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है, यानी सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे जो एमसीक्यू टाइप ही होंगे और ये आपके एक एक नंबर के होंगे। तो ये 5 नंबर का ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम आपको दे रखी है और ये जो पद्यांश आपको दे रखा है ये आपकी इलेक्टिव वाली बुक के अंदर है। जैसे हमारी ये कोर का पेपर है वैसे इलेक्टिव की एक बुक होती है हिंदी की जो अलग आता है, जैसे आपका कोर है वैसे उनका इलेक्टिव है, उसमें है ये पोएम। तो ये जो पोएम है इसके ऊपर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ये पोएम आपको अच्छे से पढ़नी है और इसके प्रश्न हम जो इनके उत्तर डिस्कस करते हैं। इसका जो पहला पार्ट दे रखा है उसके अंदर पूछा है मैं कब कहता हूँ, पंक्ति में कब क्या इंगित करता है। ये जो बार बार पंक्तियां आ रही हैं जैसे कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो ये जो बार बार शब्द आ रहा है कब, इससे कवि क्या कहना चाहते हैं, किस ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है सदैव निराकांक्षी वो सही है। तो सदैव निराकांक्षी का अर्थ ये है एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे कवि अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के तौर में दर्शाते हैं जो सदैव ही संघर्ष करता है और जीवन को सकारात्मक रूप में देखता है, यानी वो अपनी जीवन में संघर्ष का चयन करता है। इसके बाद सेकंड जो आपका यहाँ पे पार्ट है इसमें पूछा है संसार के विषय में कवि का क्या विचार है। तो कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे अनुकूल चले, मैं नहीं चाहता सब कुछ मेरे हिसाब से चले। उनका मानना यह है कि संसार अपनी गति से चले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे फिर थर्ड पार्ट में पूछा है वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने से कवि का तात्पर्य है। तो उनका यहाँ पे किसको बोला है, कांटों को कहा गया है कि जो कांटे हैं वह घटकर एक तुच्छ फूल बने। इससे कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इससे कवि यही कहना चाहते हैं कि विपत्तियों का सुखद परिस्थितियों में ढल जाना। इनका कहना यह है कि जैसे जो कांटे होते हैं अगर ये फूल बन जाएंगे तो यहाँ पे कांटे का मतलब है जो हमारी दुखद परिस्थितियां हैं अगर वो सुखद में ढल जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो कांटे हैं वो भी फूल बन गए हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें बोला है कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता क्या है, यानी जो कवि हैं उनके अकॉर्डिंग जो जीवन है वो क्या है, उसकी सार्थकता क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा संघर्ष एवं दुखों से लड़ने में, यानी कवि का मानना यही है कि जीवन के अंदर संघर्ष तो आते ही है, दुख तो आते ही है, हमें उनसे लड़ना होता है तब जाके हमारे जीवन में कोई अच्छी परिस्थिति आती है। तो कवि का मानना यही है जीवन का अर्थ ही है संघर्ष एवं दुख, इन्हीं से हम लड़ते हैं और चीजें सीखते हैं। अगर जीवन में संघर्ष या दुख नहीं होंगे तो जीवन की सार्थकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ जो पार्ट है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके बाद आपको यहाँ पे फिफ्थ पार्ट दिया है, इसमें आपको 2 कॉलम दिए हैं जिन्होंने बोला है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। आपको इनको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर उनको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है जीवन मरु। यहाँ पे जीवन मरु का अर्थ ये है कि जीवन को एक मरुस्थल के साथ कंपेयर किया गया, एक ऐसे रेगिस्तान के साथ आप समझ सकते हैं कंपेयर किया जिसके अंदर सिर्फ दुविधाएं ही दुविधाएं हैं, यानी आपके जीवन में विपरीत स्थितियां हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को हम यहाँ पे सेकंड से मैच कर देंगे। इसके बाद नंदन कानन का अर्थ होता है कि जो देवों के बगीचे होते हैं, जो देव होते हैं, भगवान होते हैं, जो उनके यहाँ पे बगीचे होते हैं उसमें सदा ही जो फूल होते हैं वो खिले ही रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं है, यानी हमेशा ही वहाँ पे सुखद परिस्थितियां होती हैं। तो इसलिए सेकंड को मिलाएंगे फर्स्ट से और बचा थर्ड को मिलाएंगे हम थर्ड से। यानी गतिरोधक का मतलब होता है जो आपकी गति है जीवन की उसको बीच में अड़चन बनना, यानी उत्तरोत्तर उन्नति में बाधक बनना, यहाँ पे आप कह सकते हो बैरियर बनना। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड अभी हमने कंप्लीट कर ही लिया है। ये आपका है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है ये आपके, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और जो सबसे बेस्ट आपको आंसर लगे उसको चूज करना है। ये भी आपका 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। तो इसका फर्स्ट पार्ट बोलता है कि समाचार माध्यमों में
किसी समाचार को प्रकाशन हेतु स्वीकार करने की निश्चित समय सीमा को कहा जाता है। अगर आपको कोई टाइम लिमिट दी है आप उसको क्या बोलोगे, डेडलाइन बोलोगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेडलाइन। ठीक है, यहाँ पे ये डेडलाइन है और यहाँ पे डे लाइन है। ठीक है, ये डेथ लाइन बोल रखा है, यहाँ पे थ दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये डेथ लाइन गलत है। इसका सही जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो है डेड लाइन। आप उसको बोलोगे डेड लाइन, ना कि डेथ लाइन। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में बोला है HTML। HTML क्या है, तो HTML क्या होती है, ये होती है हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है, एक वेब भाषा है, एक वेब लैंग्वेज है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आपका थर्ड यहाँ पे पार्ट बोलता है अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है, यानी जो अखबार है उसकी आवाज़, उसकी वॉइस किसे माना जाता है। तो जो संपादकीय पृष्ठ होता है, संपादकीय पेज होता है, उस पे जो संपादकीय ने लिखी हुई चीज़ें होती हैं, आप उसको ही समाचार यानी अखबार की आवाज़ समझते हैं, उसी को मानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाता है इसका फोर्थ पार्ट। इसके अंदर बोला है पत्रकार द्वारा साक्षात्कार लिए जाने का उद्देश्य है। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। जब पत्रकार को इंटरव्यू लेता है तो उसका क्या यहाँ पे उद्देश्य होता है, मेन वो किस कारण से लेता है इंटरव्यू। तो उसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसे समाचार, कोई न्यूज़ यहाँ पे इकट्ठी करनी होती है, कोई फीचर क्रिएट करना होता है, या फिर उसे कोई विशेष रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो उसके लिए इंटरव्यू के जरिए वो क्या करता है, एक विशेष सामग्री एकत्रित करता है, यानी इकट्ठी करता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको बोला है टेलीविजन के लिए समाचार या आलेख लेखन के लिए अनिवार्य क्या है इनमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइट ग्राफिक के माध्यम से समाचारों की प्रस्तुति हो, यानी जब भी कोई आंकड़े दिखाए जाते हैं, ग्राफिकल पिक्चर्स की मदद से कोई समाचार प्रेजेंट किया जाता है तो हमें आसानी होती है समझने के लिए। तो ये टेलीविजन पे अगर कोई चीज़ दिखाई जा रही है तो वहाँ पे आंकड़े और ग्राफिक का इस्तेमाल होगा, तभी वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनेगी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ से फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है, कविता का कुछ हिस्सा दिया हुआ है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों का सबसे बेस्ट जो उत्तर है उसको चूज करना है। ये भी 5 नंबर का, यहाँ पे 5 नंबर का टोटल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के डिवाइड कर रखे हैं। तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो काव्यांश दिया है। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो बोला है कवि कर्म की दृष्टि से झूमने लगे फल का आश्चर्य है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बोला है कवि कर्म की दृष्टि से, यानी कवि के हिसाब से जो झूमने लगे फल है उसका आश्चर्य क्या है। कवि ने इस पोएम के अंदर ये बताया था कि ये जो पेज होता है एक खेत के समान है। जैसे खेत में फसलें लहराती है इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद, उसी प्रकार कवि कहते हैं ये जो पेज है, ये जो पृष्ठ है वो मेरे लिए एक भूमि है, एक कर्म की भूमि है, जिसके अंदर मैं जिस प्रकार जो फसलें हैं उनके बीज बोए जाते हैं वैसे अपने दिमाग में आइडियाज़ जनरेट करता हूँ, लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो इसी प्रकार उन्होंने पूरी कविता के अंदर कंपैरिजन किया हुआ है खेती से। तो जब हम कवि की दृष्टि से देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ झूमने लगे फल। जिस प्रकार जब फसलें तैयार होती हैं, फल तैयार होते हैं, तो जैसे वो लहराते हैं, जैसे वो उगते हैं, एक आनंद में यहाँ पे हम कह सकते हैं दृष्टि होती है। तो उसी प्रकार जब कवि के हिसाब से देखें तो जब उसकी कविताएं, उसके जो लिखा हुआ कार्यक्रम है वो पूरा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे साहित्य का आनंद आने लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा खेती के हिसाब से, पूछा है कवि कर्म के हिसाब से जो उसकी दृष्टि में झूमने लगे फल का आश्चर्य क्या है। तो वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपको बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित करिए, यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें आपको क्या बताया, देखो फर्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ टिक कर रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं, अगर आपने कुछ और किया तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपको ए ऑप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, कविता का आनंद क्षणिक है। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कविता आपने पढ़ी और थोड़े टाइम के लिए आपको कोई आनंद आया, आप जितनी बार उस कविता को पढ़ोगे उतनी बार आनंद आएगा। तो ये बिल्कुल गलत है कि कुछ क्षण के लिए नहीं है वो आनंद। ठीक है, कविता का आनंद सीमित है, सीमित भी नहीं होता है। ठीक है, हमेशा हम जब भी पढ़ते हैं हमें आनंद आता ही आता है। और अल्पकाल है, यानी बहुत ही थोड़े से समय के लिए। ये तीनों का मतलब एक जैसा ही था, ये तीनों ही गलत हैं। कविता का आनंद शाश्वत होता है, यानी कि अनंत काल तक चलता है। जब तक उसे पढ़ोगे, जब तक कोई भी व्यक्ति उस कविता को पढ़ेगा, उसके अंदर का आनंद समझेगा, उसे वो आनंद आएगा ही आएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसका थर्ड पार्ट बोलता है काव्यांश में अलौकिक से तात्पर्य है। अलौकिक का अर्थ क्या होता है, अद्भुत होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है।
उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ पार्ट बोला है, इसमें बोला है आपको जो दिया है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको दे रखा है कथन और यहाँ पे उसका कारण दे रखा है। आपको बताना है जो स्टेटमेंट दे रखी है और जो उसका रीजन दे रखा है, क्या सिर्फ स्टेटमेंट सही है या कारण भी सही है। सही है तो क्या उस कथन के लिए सही है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कथन भी सही है और जो कारण है वो भी बिल्कुल सही तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है। कथन में बोला है काव्यानंद जितना ही बढ़ता है उतना ही बढ़ता जाता है। जितना आप कविता को बांटोगे, जितना उसको पढ़ोगे, उसका आनंद डबल होता जाएगा, दुगना होता जाएगा। और कारण ये बताता है कि जो साहित्य सृजन है, जो साहित्य बनने के बाद वो किसके लिए होता है, सबसे पहले वो जो जीवित यहाँ पे प्राणी होते हैं उनके मंगल, उनके अच्छे के लिए होता है। काव्य आनंद से क्या होता है, जितना उसको बांटोगे औरों के साथ उतना ही वो आनंद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही कारण है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद आपको फिफ्थ पार्ट में बोला है रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है। तो यहाँ पे साहित्य को कहा गया है कि जो जिस प्रकार एक ऐसा पात्र बन जाता है, यानी एक ऐसा आप कह सकते हो साहित्य एक ऐसा पात्र बन गया है जिसके अंदर जितना आप उसमें से लेने की कोशिश करोगे उसका आनंद उतना ही बढ़ता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इतना ही करते हैं। इसके बाद अगर आपको चाहिए बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो अभी हमने बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले वाली वीडियो की लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, और ऊपर आई बटन जो होता है वहाँ पे भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी है फीडबैक जरूर देना, और आपका पेपर कैसा गया था आप मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।